तो गुरु धुरंधर दी रिवेंज के बारे में फाइनली मैं स्पॉइलर के साथ बात कर सकता हूँ। एंड आई गेस जो मोदी जी का हमने सुपरमैन वाला मीम नहीं देखा था, अंगे ने घातरम वाला, आई गेस बस वही बचा था धुरंधर मूवी में। वरना इतनी पर्सनल तारीफ तो मेरे घर वाले भी नहीं करते मेरी। पर हाँ, आई लाइक बोल्ड फिल्म मेकिंग जो ऑनेस्ट हो अपने मटेरियल के साथ, अपने ओपिनियंस के साथ। द वेल मूवी का एक डायलॉग है ना, जब अपना ब्रेंडन फ्रेशर अपने पसीने में भीगे हुए लाल आंखों के साथ बोलता है कि राइट समथिंग ऑनेस्ट, राइट समथिंग फकिंग ऑनेस्ट, जहाँ पे वो अपनी पर्सनल ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा है कि जो तुम्हारे लिए मीन करती है वो बताओ मुझे। जहाँ कितने सालों के बाद यह ऑनेस्टी मुझे किसी एक हिंदी पिक्चर में फील हो रही है, जहाँ पे कितने ज़माने से लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट, बिलीव्स और लाइक्स को लेकर खुद को टोन डाउन कर देते हैं कि ज़माने में इस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। कल्चरल बिलीव की वेव अलग चल रही है, मुझे भी थोड़ा सा सटल हो जाना चाहिए। पर उस डिप्लोमेटिक स्टोरी टेलिंग में आप फिर खुद की ऑनेस्ट आवाज़ को खो देते हो कि मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या ओपिनियंस हैं, आप छाती ठोक के बता ही नहीं पाते हो। जिसमें से अब ये कोई कह नहीं रहा है कि आप उससे एग्री करो या इन्फ्लुएंस हो जाओ या बाई हार्ट उसे लेके चलो। जहाँ इसे देखने का सबसे सही तरीका ही यही है कि आर्ट सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए होती है, ऑडियंस के लिए बाद में आती है। आर्टिस्ट का क्या मानना है अपने मटेरियल को प्रेजेंट करने के बाद, उसके लिए क्या सच है, उसकी कहानी क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या पर्सपेक्टिव लेकर आता है ज़माने के बारे में, स्क्रीन पे क्या दिखाता है, वो समझने की कोशिश करना एक अच्छे दर्शक की निशानी है। ना कि अपने ओपिनियंस उसके ऊपर थोपना कि ऐसी कहानियां बननी ही नहीं चाहिए, तुम क्यों उठा रहे हो अपनी आवाज़, अपनी ट्रूथ को क्यों दिखा रहे हो तुम, मैं एग्री नहीं करता तो तुम दिखाओ ही ना। जहां यह बात तो पूरी तरीके से गलत है ना। जिसमें से यही समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिपिक्शन इज़ नॉट एंडोर्समेंट। जहाँ पे एक मूवी का एग्जांपल ही लेते हैं, हाल ही में जो रिलीज़ हुई थी, वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसमें जब पॉल थॉमस एंडरसन मूवी की लीड टेयाना को बहुत ही एक्सेंट्रिक, ब्लैक, ओवरली प्रोमिस्क्यूअस, इररिस्पॉन्सिबल फीमेल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाते हैं, तो ही इज़ नॉट एंडोर्सिंग कि दी इंटायर वुमेन एंड ब्लैक कम्युनिटी इज़ बैड। वो उसकी तरीके से है। जब उसी ठीक तरीके से जब वो सीन पेन को ब्लैक वुमेन को गलत तरीके से फेटिशाइज करते हुए दिखाते हैं, तो ही इज नॉट एंडोर्सिंग द होल वाइट कम्युनिटी इज लाइक दिस कैरेक्टर, इट्स जस्ट एन डिपिक्शन। तो ठीक जब उसी तरीके से जब आदित्य धर धुरंधर में एक रिलीजियस साइड को डिपिक्ट करते हैं, तो ही इज नॉट एंडोर्सिंग इट कि ऐसे ही होती है पूरी कम्युनिटी। इट्स जस्ट एन डिपिक्शन कि एक स्पेसिफिक चीज़ें कैसे टर्न आउट होती हैं रियल लाइफ में। एंड दैट सेम गोज फॉर पॉलिटिकल एंगल इन दिस मूवी, जिसको लेकर मैं ये बात बोलूंगा कि वो थोड़ा भावनाओं में बह जरूर से गए थे, एक डिटैचमेंट जरूर सी बीच बीच में फील हो जाती है कि एक मिनट, हाँ। पर साथ ही में आई गेस वो पूरा अपना लेवरेज यूज कर रहे थे, फ्री हैंड, जहाँ पे आखिर में आते आते वो केरोसिन में ब्लास्ट करके दिखाना, अपना हीरो सामने चल रहा है, पीछे ब्लास्ट उड़ रही है, वो मतलब वो मास क्लोजर आपको देने की कोशिश करते हैं। पर साथ ही साथ इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब जसकीरत का होम कमिंग सीक्वेंस उसके बाद आया था, तो कोई भी डायरेक्टर इस तरीके से ठहराव नहीं देता। बहुत कम लोगों के पास इतना गुड टेस्ट होता है और इतना लाइक डोमिनेंट तरीके से सर्व करना भी उन्हें आता है, जो कि एंड में कहानी को इमोशनली कितना एलिवेट कर देता है। जिसमें हाँ, एक्स्ट्रा थैंक यू तो रणवीर सिंह का भी आता है, कमाल का एक्टर है भाई, पूरी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। यानी इसी बात को लेकर, अपनी पीक डिटेलिंग्स को लेकर कई लोग ये बात नज़रअंदाज ज़रूर से कर दे रहे हैं, पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि फिल्म कितनी रियल है अपने एस्थेटिक्स को लेकर। एक ग्रीन टिंट के साथ एंड रोबस्ट कैरेक्टर्स को दिखाना कि उनके होठों के ऊपर पसीना तक आपको महसूस हो जाता है, कितना कम आपको देखने को मिलता है। एंड आज के हाइपर रियलिस्टिक, पॉलिश्ड, ग्लॉसी लुक वाले ज़माने में यह कितना रेयर है कि फिल्म अपनी रियलिटी को इस तरीके से एम्ब्रेस करे। लोगों को सीखना चाहिए कि बेटर टेक्नोलॉजी के साथ वो क्वालिटी अचीव करने के लिए हमेशा ग्लॉसी एंड ओवरली पॉलिश लुक दिखाना ज़रूरी नहीं है, हर बार ज़रूरी नहीं है। एंड इसीलिए धुरंधर इतनी पसंद आती है, क्योंकि लोग जब फिल्म देखते हैं तो उन्हें फेक नहीं लगती, और जब देखने में पता चलता है कि हाँ, रियल लोकेशंस पे शूट हुई है, रियल एफर्ट्स लगे हैं, रियल एंड रॉ फील हो रही है, तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। वो मटमैलापन फ्रेम का, रियल लोकेशंस पे जाके शूट करना, कैरेक्टर की बॉडीली भाई आपको एफर्ट फील होना कि हाँ, वो खुद की नसें नसें हिला दे रहा है, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। एंड इसी सिमिलर बजट की कितनी सारी फिल्में पानी पड़ जाती हैं इसके सामने।
जिसमें से अब इसी के साथ जब फ़िल्म शुरू होती है तो हमें सबसे पहले जसकीरत की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे जब उसको एक्चुअली में हम हमज़ा में चेंज होते देखते हैं। जिसमें फ़िल्म शुरू होती है जसकीरत और उसके फ्रेंड के साथ जब वो इलाहाबाद यूपी आता है पंजाब से, ताकि वो कुछ ड्रग्स वगैरह खरीद सके, जिसमें उसका फ्रेंड पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, जसकीरत नहीं। जिसमें आई लाइक द फैक्ट कि आदित्य धर ने यहाँ पे भी मिस्ट्री छोड़ के रखी थी, जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, जहाँ पे वो दोनों इलाहाबाद के अतीक अहमद से मिलने जाते हैं एंड वो उन्हें ड्रग सप्लाई करता है पंजाब के लिए। एंड उसी के साथ उसका फ्रेंड कुछ गन्स की भी डिमांड करता है, जो कि जसकीरत के लिए एक्चुअली में उसे चाहिए होती हैं, क्योंकि एक छोटे से ज़मीन के विवाद में गांव के कुछ लोकल पावर बाहुबलियों ने उसकी आर्मी ऑफिसर पिता को मार दिया और पेड़ पे लटका के जिंदा जला दिया। उसकी बहन का किया एंड उसे भी मार दिया। एंड फिर जब उसकी दूसरी बहन को किडनैप कर लिया गया, उसके अपने बाहुबली के घर में बंद रखा गया, एंड तब जसकीरत का लाइक माथा फट गया कि भाई अब मुझे कोई समाज से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयारियां कर रहा था, एंड मेरे पीठ पीछे ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो अंदर से पूरी तरीके से खून उबल गया उसका कि भाई अब कोई नहीं मुझे प्रोटेक्ट कर पा रहा है, मैं ही मैटर अपने हाथ में ले लेता हूँ। जहाँ वो पूरे गन्स एंड गुस्से के साथ उन लोकल बाहुबलियों के घर पहुंचता है एंड पूरी की पूरी नस्ल ही खत्म कर देता है। ऑलमोस्ट परिवार के इतने लोगों को उसने मारा, स्पेशली मर्दों को ही मारा, कि भाई ऐसा लगता है कि कोई बचा ही नहीं होगा खानदान में वंश आगे बढ़ाने के लिए। He was so much in rage and anger कि there was a moment कि वो प्लाउइंग वाले रॉड से मुंह पे मारता है एंड फिर जमीन पे पटक के रख देता है कि मतलब गुस्सा इसके अंदर इतना ज्यादा भरा है। वो हथौड़े से एक बंदे को मारता है एंड फिर दीवार पे उखाड़ फेंकता है, मतलब कि यार वो अभी भी चुप नहीं उठा है क्योंकि उसे अपनी बहन चाहिए। इट वॉज नॉट एन एक्शन सीक्वेंस, इट वॉज अ मसैकर। मैंने इतने रेज एंड इंटेंसिटी के साथ किसी भी इंडियन एक्टर को अभी तक नहीं देखा। वन ऑफ द बेस्ट किलिंग सीक्वेंसेस, वन ऑफ द बेस्ट मसैकर सीक्वेंसेस लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। एंड वो इंटेंसिटी रणवीर सिंह की तब तक नहीं टूटती जब तक वो अपनी बहन से नहीं मिलता। वो उसके चेहरे पे उसकी हेल्पलेसनेस, वो प्योरनेस इतनी भबक के बाहर आ जाती है कि रणवीर सिंह वहाँ पे टूट जाता है। और यहीं पे समझ में आता है कि यार हमने रणवीर सिंह को कितने टाइम से हल्के में लेके रखा है, कितना भयंकर पोटेंशियल है उसके अंदर, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से खुल के आता है। एंड वो सीक्वेंस अपने आप में ही इतना शॉकिंग था कि ऐसी ऐसी गालियाँ आपको सुनने को मिलती हैं कि आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। कितना रॉ और अनफिल्टर्ड गए हैं और इतना लाइक पर्सनल गए हैं। मूवी के शुरू के 15 मिनट में ही फिल्म पीक कर जाती है, पैसे वसूल हो जाते हैं आपके। जहाँ पे फिर अब ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पे रखना ही फिल्म की एक्चुअली डुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ही देशभक्ति कर लोगे आप जब आपके बाप को जिंदा जला दिया जाएगा, जब आपकी बहन को उठा लिया जाएगा और फिर कोई भी सिस्टम आपकी मदद नहीं करेगा। एंड फिर इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आपको देश कहेगा तो किस हिम्मत के साथ आप अपनी देश के लिए खुद को समर्पित करोगे। एंड फिर वहीं अजय सैन्याल का गस फ्रिंग वाला मोमेंट आता है कि हम मर्द हैं और मर्द का काम होता है लड़ना, प्रोवाइड करना। एंड वो अपने देश के लिए ना करे तो कम से कम अपनों के लिए करे। और जो कितना गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है वो उसे सही से यूज़ करने का मौका आ चुका है। जिसमें अपना जसकीरत जेल जाने से पहले ही अपनी माँ से एक डायलॉग बोलता है कि अगर जंग में शहीद होता तो माँ को मुआवजा मिलता। जहाँ पे वो मेंटालिटी समझ में आती है कि मरते मरते भी जसकीरत यही ख्याल कर रहा था कि मेरी माँ मेरी बहन कैसे गुजर बसर करेगी। एंड पहले नियत से ही जसकीरत का मेन मोटिवेशन ही यही था कि भाई देशभक्ति तो हाँ भाई कर लेंगे, बट उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी माँ का ख्याल रखा जाए। जिसमें से फिर 2 साल की उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो के 2004 में उसको दिलासा दिया जाता है कि हाँ अब 36 साल तक 30,000 रुपये हर महीने उसकी माँ को पैसे मिलते रहेंगे और उसके बदले उसे पाकिस्तान में जाकर उनके सारे मिशंस को अंजाम देना होगा। विच इज़ अ वेरी रीजनेबल थॉट कि उसकी दूसरी माँ के लिए वो तभी लड़ पाएगा जब उसकी पहली माँ सलामत होगी। तो मोटिव जसकीरत के लिए शुरू से ही क्लियर था कि ये अरेंजमेंट उसके लिए एक अरेंज मैरिज जैसा था कि शुरू तो उसने मतलब से किया हुआ था, पर अब एक्चुअली में ये एक ऑब्सेशन बन चुका है। और अब एंड में आते आते फिर तो लाइक फुल ऑन चला जाता है कि अब मैं देश को ही बचाऊंगा। जिसमें से फिर ये सब खत्म होता ही है कि हमें एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है अजय सैन्याल से कि कराची में जसकीरत के हैंडलर्स के ऊपर उनका एक कोऑर्डिनेटर भी होगा एंड उससे कभी वो नहीं मिलेगा पर वो कोऑर्डिनेटर उसका ख्याल रखेगा। एंड फिर जब एंड में हमें जमील जमाली एक्चुअली कोऑर्डिनेटर होने का पता चलता है उसका, तो फिर हमें पूरी तरीके से शुरू से फ्लैशबैक आप खुद का लेते हो
कि एक मिनट एक्चुअली में पिक्चर में तो ये हमजा की मदद ही कर रहा था, उसे बचाते हुए ही आ रहा था। एंड देन इट ऑल मेक्स सेंस कि नाउ उसने अब अपनी बेटी का फ़ोन हमजा की तरफ क्यों फेंका, वो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग क्यों था कि जब उसकी बेटी को उठा ले गया था, इतना बड़ा पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी एक गैंग के छोटे से लो लेवल गुंडे को भी ठिकाने नहीं लगवा पा रहा। एंड फिर अपने दाऊद के मोमेंट पे भी जमाली दाऊद का हाथ पकड़े रहता था बाकियों को छोड़ के, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि वो स्लो डोजेस हमेशा उसके केमिकल बॉडी में ही रहती रहे एंड फिर वो कभी भी रिकवर ना कर सके। एंड जमाली कभी भी किसी भी एक गैंग के लिए रिलीजियसली एसोसिएटेड क्यों नहीं था, ये भी अब सेंस बना देता है, क्योंकि वो स्टेबलाइज्ड पावर के साथ इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो चाहता ही था कि मरे बहनचोद सब। एंड उसीलिए सबसे पहले उसने प्लान ही बना लिया था कि रहमान को अकेले ठिकाने लगवा दे, उसकी ये पूरी कोशिश थी। पर फिर हमजा ने अपने पहले अटेम्प्ट में ये चीज़ रुकवा दी। फिर अशरफ पप्पू के साथ भी अपने जमील जमाली ने यही किया कि अब मौका मिलते ही इसे मरवा देंगे, क्योंकि फिर तब तक दोनों साथ में हो चुके थे। तो तब समझ में आया कि भाई जमाली साहब एक्चुअली में चूतिया नहीं थे, वो चूतिया बना रहे थे। उनका गेम शुरू से ही एकदम अलग था, उनकी फिलॉसफी शुरू से ही अलग थी कि भाई बने रहो पगला, करेगा अगला। जहाँ पे फिर एक छोटी सी अंडर यूटिलाइज्ड एलिमेंट में मुझे एक्शन सीक्वेंसेस एंड केओस में एक कम यूज़ होते हुए फील हुई कि जब हमजा वो पूरे चेन्स वगैरह के साथ एक फायर बॉल को जब बना रहा होता है, तो मूवी के एक ही मोमेंट पे हमें वो नज़र आता है। आई मीन ट्रेलर में भी वो चीज़ हमें दिखाई गई थी, सेल की गई थी कि भाई हमजा एकदम क्रेटोस वाले मोड में होगा, फायर बॉल वाली चीन्स को में हाथ लपेट के लोगों को मारा करेगा। एंड बस वो उतना ही हमें देखने को मिला था फायर बॉल, वो पूरा बिल्ड उल्ड करने वाला चीज़ वहीं पे ही खत्म हो गया एक ही सीन दिखाकर। एंड फिर जो धुरंधर 2 का जो मेन मिडल आर्क चल रहा होता है वो होता है हमजा का टैक्टिकली लोगों को ख़त्म करना, उसके ऊपर एसटीएफ का शक करना और अपने दोस्तों और लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बचा के रखना कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि इतनी सक्सेस पाने के बाद वो शेरे बलोच एंड बहुत लोगों का टारगेट ज़रूर से बन गया होता है, जिसकी वजह से अब उसे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे क्यों मरवा रहा हूँ इसको। एंड वो शैडोज़ में भी रख के लोगों को मरवा सकता है। एंड उसके ऊपर से ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेज जिससे वो धीरे धीरे इन सबको मरवा भी देता है जो कि इंडिया के खिलाफ थे एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी किसी ना किसी तरीके के टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। एंड फिर जो वो बीच में व्हाइट हाउस एंड दाऊद इब्राहिम का उन्होंने मूवमेंट बिल्ड किया है खुद को सेटअप करने का, भाई मैं वो कहूँगा कि पूरे ऑरा को दर्शाता है। मूवी उस लॉजिक पे पूरा एविडेंट रहती है कि दाऊद की लास्ट फोटो एंड एज के बारे में अभी भी किसी को पूरा संज्ञान नहीं है। जहाँ बीमार तो नहीं होगा अगर रियल लाइफ में, तो एटलीस्ट अपने 70s में ही होगा। तो पूरा मूवी इस बात का ध्यान रखती है। एंड वो जो इतने सालों से इंटेल इकट्ठा हुई थी दाऊद इब्राहिम के बारे में, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि चलो एटलीस्ट फिक्शनलाइज ही कर रहे हैं तो कम से कम रियल लाइफ से उठा के जितनी भी सही सही चीज़ें पता है वो सारी दिखा दें। एंड फिर इन सब के बीच में जब यलीना को सच पता चलता है कि उसका पति हमजा कौन है, तो फिर हमजा आखिर तक उसे सच नहीं बताता कि उसका असली नाम क्या है, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी ये गलेबल है। एंड जो सबसे ज़रूरी मोमेंट जो हमें यलीना और हमजा के बीच में देखने को मिला कि आई गेस उनकी कॉन्वर्जेशन उस तबके के ऑडियंस को भी मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करती है जो अपने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको लेना देना तो कुछ नहीं है क्योंकि उनका काम चल रहा है, पर मोमेंट टू मोमेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेट्रियोटिक हो जाते हैं। एंड फिर वो अपने सामाजिक अंधेपन को भी दिखाते हैं कि हाँ जब तक अच्छा चल रहा है तब तक अच्छा चल रहा है, दे विल नॉट बैट एन आई। एंड फिर वहाँ से मूवी आंसर करती है अपने एक्शंस को लेकर कि मुझे तुम्हारे मुल्क से परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ तुम्हारे मुल्क के लिए कि इन दीमकों को पाकिस्तान से मिटा रहा हूँ। जहां पे कोलैटरल डैमेज होता है उसने भी अपनों को खोया, पर जो ग्रेटर पिक्चर है कि जिन जिन लोगों ने कितने इनोसेंट इंडियंस को मारा, अपने ही सीक्रेट्स एंड रिलीजियस राइट्स में आग दी, उनमें उस किताब में से कोई भी बेकसूर इंसान नहीं था जिसपे हमजा एक हाथ रख रहा हो। एंड वो उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है जिससे दोनों देशों का भला हो। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि हमजा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ही कर रहा है। जिसमें फिर जो सबसे बेस्ट पार्ट आता है हमजा की कि वो अभी भी खुद को अपनी फैमिली यलीना और अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आया है, एक बच्चा दिया है, तो देश की तरह मैं भी तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। और जो इतना बड़ा झूठ बोलकर मैंने तुम्हारे साथ ये पाप किया है उसकी सज़ा भी काटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, पर आखिर में अपना मेन काम करने के बाद। एंड फिर एंड में वो अपनी बीवी और बच्चों को भी ठिकाने ऑलमोस्ट लगवा ही देता है कि तुम भी सेफ रहो क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जहाँ पे मुझे ये बहुत ही प्यारा मोमेंट लगा कि मर्द आदमी ना जिम्मेदार होता है, अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाँ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें इन सारे पछड़ों में फंसाया हुआ है, तो मैं उस पूरी चीज़ का ख्याल रखूंगा। जिसमें फिर मूवी का क्लाइमैक्स इज पीक मास मोमेंट, उसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा आदित्य धर को पूरी छूट भी मिलनी चाहिए थी बॉन्कर जाने के लिए, जहाँ पे थोड़ा सा एक बैरियर मेंटेन उन्होंने ज़रूर रखा हुआ है, पर हाँ वो बहुत बहुत मास गए थे।
एंड फिर भी उन्होंने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि अपनी टैक्टिकल अप्रोच को जाने ना दे। वो एक जो दाढ़ी वाला बंदा अपनी बलोच आर्मी को लेकर आता है, ही इज़ लाइक प्रैक्टिकली अ चीट कोड इन दिस मूवी। जो गन्स चाहिए हो जाएगा, गाड़ी उड़ानी है हो जाएगा, एसपी असलम एंड इकबाल एंड मुजाहिदीन सबको मरवाना है, डन हो जाएगा। वो बंदा अनलिमिटेड चीट कोड एंड रिसोर्सेज लेकर आता है। वो बस आप बोलो शेरे बलोचो आप हमारे, काम हो जाएगा। एंड फिर वो आखिर में हमजा को अपनी ट्रेडिशनल स्पाई वाली मूवीज़ की तरह हैप्पी एंडिंग भी पूरी तरीके से नहीं मिली है। वो ट्रॉमा लेकर ही निकलता है वहाँ से। वो अपनी बीवी और बच्चों की सलामती के लिए पाकिस्तानी आर्मी को खुद को पकड़वा भी देता है, क्योंकि ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली, वरना वो भाग लेता कहीं ना कहीं से आराम से। एंड फिर आईएसआई चीफ का एंगल तो अलग ही है, क्योंकि पाकिस्तान के डीप स्टेट करप्शन को दिखाता भी है कि वो कैसे एक तरफ काफिर काफिर करते रहते हैं, पर फिर चंद पैसों के लिए जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो सबसे अपने देश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एंड वो कट्टर रिलीजियस आइडियोलॉजी की डुअलिटी भी इनके अंदर बखूबी दिखाई है। एंड फिर उसके बाद मूवी जितने हाई नोट पे ओपन हुई थी, ये ठीक उसी इमोशनल कॉन्ट्रास्ट के साथ खुद को एंड भी करती है। हमजा का वापस घर आने के बाद जब वो ब्रीफिंग छोड़कर अपनी माँ और बहन से मिलने पंजाब निकल जाता है, वो पूरा सीक्वेंस इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि आप उसको और भी 10 मिनट एक्स्ट्रा देख लेते तो कोई भी भाई आपके लिए अंदर गिला शिकवा नहीं होती। एंड उसके पीछे वो लाइक फिर से जो म्यूज़िक चल रहा होता है, मेरा तो पूरा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम हिल गया है इस गाने से। इतने दिनों के बाद जब वो घर जाने वाली बात आती है ना, इतनी प्यारी तरीके से रिफ्लेक्ट किया है कि लाइक हर इंसान वो रिलेट कर गया है जो अपने घर से दूर रहता है। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे निकलना, एक एक कदम रखकर घर की तरफ जाना, वो घर जाने वाली बात अलग ही होती है। एंड वो धीमी धीमी सी सूरज की किरणें, फैमिलीज़ को देखते रहना, आंखों में आंसू आ जाना कि भाई अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ, वो इतने आराम से दिखाया गया है कि कैसे वो किस तरीके से स्टेशन पहुंचा, पठानकोट की ट्रेन ली, ट्रेन से उतरा, फिर ऑटो ली, फिर ऑटो लेकर घर गया, जहाँ पे उसने वो भी देखा कि कैसे उस घर से सारा जो केओस शुरू हुआ था। एंड पीछे उसने अपनी ज़मीन भी देखी, याद भी किया, और फिर चलते हुए गया, अपनी माँ को अपने आंखों के सामने पहली बार देखा इतने सालों के बाद। वो सारे मोमेंट को इतने लाइक ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके दिखाया गया था कि हाँ, लाइक ऐसा था कि हाँ मूवी एंड हो गई है, अब पूरा ग्रास्प करो सिचुएशन। बहुत धीमे धीमे तरीके से चला के दिखाया है एंड लाइक जस्टिफाइड है हर एक फ्रेम। मैं तो कहता हूँ थोड़ा भी और भी डाल देते ना तो भी मैं आराम से देख लेता। बहुत बहुत प्यारी सीक्वेंस थी, जो मतलब कि मूवी का जो एकदम हाई हाई मोमेंट पे ओपन हुआ था ना, ठीक मूवी उसी इमोशनल एलिवेशन के साथ भी खुद को एंड करती है, जहाँ पे भाई मैं तो डे वन से इतनी सारी बातें करना चाहता था। इतनी खूबसूरत तरीके से खुद को प्रेजेंट किया है कि क्या ही बोले। जिसमें अब हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि आदित्य धर भावनाओं में थोड़ा सा बह ज़रूर गए थे, पर ये भी मैं समझता हूँ कि कोई फिल्म मेकर अपने काम के साथ जब इतना पैशनेटली एसोसिएटेड होता है, इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, तो थोड़ा इधर उधर निकल जाना जाहिर सी बात होती है। पर ये एक अच्छी बात थी और उसी पैशन की मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि भाई अनुराग कश्यप पॉडकास्ट में कहते कहते थक गए कि भाई बोल्ड पैशनेट फिल्म मेकिंग करो जो कि एक्चुअल आपके ट्रूथ को दिखाए, जो कि बता सके कि हाँ मैं डोमिनेट तरीके से मैं अपनी आवाज़ बताऊंगा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बताता हूँ, भले ही मैं एग्री नहीं करता आपसे, कोई बात नहीं, बट मेरी आवाज़ तो सुनो। जहाँ पे आपको बिल्कुल एग्री करने की जरूरत नहीं है फिल्म के डिफरेंसेस से। आपके डिफरेंसेस के लिए मैं भी पूरी तरीके से ओपन हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। वी आर ऑल माइंडफुल इनफ। पर मैं उस आवाज़ को दबाने के सपोर्ट में नहीं रहूंगा जो एक आर्टिस्ट को अपने काम के साथ पैशनेट रहने से मना करती है। जहाँ पे आप इस फिल्म के साथ आप कुछ सीखो या ना सीखो, पर ये ज़रूर सीखना चाहिए कि कितने ईमानदारी के साथ, कितने ऑब्सेशन एंड पैशन के साथ आपको अपने ओपिनियंस को सामने रखना चाहिए, जहाँ चाहे वो भले ही कुछ लोगों को अच्छे लगे या ना लगे, पर एटलीस्ट आप खुद के साथ ईमानदार थे। आपको रात में सुकून की नींद आएगी कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी कहानी को दिखाने में। और इसीलिए धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरे लिए एक परफेक्शन थी, जिसमें आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना। अगर आप मैच करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैच नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। वी आर ऑल माइंडफुल इनफ। मैं सुनना चाहता हूँ आपकी राय, अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।